नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्या चाइना अमेरिका से बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चाइना और अमेरिका के बीच के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मिलिट्री कंपैरिजन, यूथ प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, और इसको हम बहुत ही डीपली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन किन सेक्टर्स के अंदर चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और किन किन सेक्टर्स में अमेरिका अभी भी लीड कर रहा है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, जो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तब अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था। चाइना की सिविलाइजेशन भारत में सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कंटेम्पररी है। तब अफ्रीका के अंदर नील नदी के किनारे पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के किनारे पर हुआ करती थी। ये सभी एक दूसरे के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। चाइना की ग्रेट वॉल और टेराकोटा आर्मी जैसे मॉन्यूमेंट्स चाइना की रिच हिस्ट्री को दिखाते हैं। पर तब अमेरिका तब एग्जिस्ट नहीं करता था। अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो मौजूद था, पर वहां पर कोई मेजर बड़ी सिविलाइजेशन नहीं थी। अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1776 में, और तब से अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब 1950 60s आते आते अमेरिका जो था वो वर्ल्ड सुपर पावर बन ही गया था। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी मिलिट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो हासिल करी, जबकि चाइना 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में आ गया था, जब उनके यहां सिविल वॉर खत्म हो जाती है। इसका इंपैक्ट हमें आज तक दिखाई देता है, जैसे कि चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और अमेरिका की मिलिट्री डोमिनेंस, इसके बारे में हम सब जानते हैं। वहीं अगर हम इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को कंपेयर करें, तो अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी लगभग लगभग सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये जाकर ये स्टैंड करती है। वहीं अगर हम चाइनीज इकोनॉमी को देखें तो ये लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर या 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। यहां पर अमेरिका की जो जीडीपी है वो एब्सोल्यूट नंबर में चाइना से ज्यादा है। पर अगर हम इन दोनों की जीडीपी की ग्रोथ रेट को कंपेयर करें, तो चाइना की एनुअल जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 4 से 5% है, और वहीं अमेरिका की 2 से 3% एनुअल जीडीपी की ग्रोथ रेट है। यानी कि चाइना अमेरिका से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से हर साल ग्रो कर रहा है। वहीं अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर चाइना की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को जरूर सरपास कर जाएगी, और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डाटा की अगर बात करें, तो हम चाइना के पास 780 मिलियन वर्कर्स मौजूद हैं, जबकि अमेरिका में 164 मिलियन वर्कर्स हैं। एब्सोल्युटली चाइना की, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो भी अमेरिका से बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना के पास ज्यादा वर्किंग क्लास मौजूद है। चाइना जो है वो आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लेबर फोर्स में से एक माना जाता है। और आप जानते ही हैं, किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक लार्ज वर्किंग फोर्स जरूरी होती है, और चाइना यहां पर अमेरिका को लीड करता है। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन डाटा को कंपेयर करें, तो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 3% के आसपास है, और चाइना का इन्फ्लेशन भी इसी रेंज के अंदर रहता है। तो इन्फ्लेशन वाइज दोनों कंट्रीज के अंदर ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। चाइना की इकोनॉमी ने कुछ क्राइसिस फेस किया है आजकल के कुछ समय के अंदर, बट स्टिल इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है। यानी कि चाइना की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन अमेरिका अभी भी साइज में लीड कर रहा है। अब बात करते हैं चाइना के ट्रेड सरप्लस की। चाइना का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस 2023 में लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास था। शायद 300 बिलियन डॉलर से ये बढ़कर इन आने वाले सालों में 400 या 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच भी जाएगा। यानी कि अमेरिका जो है वो चाइना से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, और चाइना जो है वो अमेरिका से कम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी या चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका अपने इस्तेमाल करने के लिए सभी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। अमेरिका बहुत सारी चीजें चाइना से ही इंपोर्ट कर रहा है, जबकि चाइना अमेरिका से कम ही चीजें इंपोर्ट कर रहा है। अगर आप इस फिगर को देखें, ये 2020-21 का डाटा है। तब अमेरिका चाइना से हर साल लगभग 400 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स लेता था, और चाइना अमेरिका से सिर्फ 110 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट लेता था। और आने वाले समय में तो ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें, तो चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है। ये दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और 28% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में ये हिस्सा रखता है। अगर आप इस चार्ट को देखें, तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। पूरी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें 28% चीजें जो है वो चाइना की इंडस्ट्रीज के अंदर ही बनती हैं। यहां दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, यानी कि यहां पर चाइना लीड कर रहा है। इसका मतलब आपके मोबाइल से लेकर आपके कपड़े, आपके जूते, हर चीज जो है वो चाइना के अंदर ही बनती है, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा।
चाइना की इंडस्ट्रीज काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, स्टील प्रोडक्शन, इन सभी सेक्टर्स के अंदर चाइना लीड कर रहा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर भी है। चाइना के पास 12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे शेंजन, जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। ये जोन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। यानी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिक जोन्स उन्हें ग्लोबल ट्रेड में एक डोमिनेंट प्लेयर बना रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो चाइना अमेरिका से कम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में थोड़ा ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है। पर क्योंकि ये ट्रेड डॉलर्स के अंदर होता है और ये डॉलर जो है वो अमेरिका की ही करेंसी है, तो एज सच अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस अमेरिका के अंदर इससे क्रिएट नहीं होगा। बट अमेरिका के अंदर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर फर्क पड़ता है। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अमेरिका में हो सकती थी और अमेरिका के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती थी, वो चीजें जो है वो चाइना के अंदर बन रही हैं और उसके चलते चाइना के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है और चाइना बहुत ज्यादा ट्रेड अपनी क्रिएट कर पा रहा है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था इसके अंदर। वहीं अगर हम इन दोनों कंट्रीज की मिलिट्री को कंपेयर करें, तो मिलिट्री अमेरिका की जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे एडवांस मिलिट्री है, जिसका जो एनुअल बजट है वो लगभग $778 बिलियन का है। अमेरिका दुनिया के अंदर अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला कंट्री है। वहीं चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो अमेरिका से बहुत कम है, लगभग $290 बिलियन के आसपास चाइना जो है वो हर साल अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है। लेकिन ये बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है। चाइना भी अपनी मिलिट्री को एडवांस करने के लिए उसके ऊपर जो खर्चा हर साल करता है उसकी परसेंटेज हर साल बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे स्टेल्थ बॉम्बर, एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि चाइना अब अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे एनहांस कर रहा है, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल और नेवल पावर भी चाइना इंक्रीज कर रहा है। इसलिए अमेरिका का मिलिट्री माइट क्लियर है, लेकिन चाइना भी इस रेस में पीछे नहीं है। चाइना जल्द ही अमेरिका को ओवरकम करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें अब चाइना और अमेरिका के बीच की यूथ प्रोडक्टिविटी को लेकर, चलिए इसके ऊपर थोड़े डिटेल में हम बात करते हैं। चाइना की यूथ जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है एज कंपेयर टू दी अमेरिका। चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और उसका इंपैक्ट जो है वो चाइनीज वर्कफोर्स के ऊपर साफ दिखाई पड़ता है। 2023 तक चाइना का लिटरेसी रेट 99% था, जबकि अमेरिका का लिटरेसी रेट 87% है। यानी कि चाइना के अंदर अमेरिका के मुकाबले ज्यादा लिटरेट लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना की यूथ ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एजुकेटेड है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ में ज्यादा हेल्प करती है। वहीं अमेरिका के अंदर गन कल्चर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के अंदर और भी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। यानी कि क्लियरली हमको दिखाई देता है कि चाइना की यूथ जो है वो अमेरिका की यूथ से आने वाले समय में और भी ज्यादा हार्ड वर्क करके चाइना की इकोनॉमी को और ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। वहीं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें चाइना और अमेरिका के, इस पर भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। चाइना ने बहुत इंप्रेसिव प्रोजेक्ट पर काम किया है, जैसे कि थ्री गोर्जेस डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। इसके अलावा चाइना ने ब्रिजेस और टनल्स भी बनाए हैं, जैसे कि डैनियांग कुंशन ब्रिज जो चाइना ने बनाया है, दुनिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इतना बड़ा ब्रिज दुनिया में किसी कंट्री ने बनाने की सोची भी नहीं, जो चाइना ने बनाकर रख दिया दुनिया के सामने। इसकी टोटल लेंथ लगभग 110 मील्स है, 102 माइल्स है, या अगर इसको किलोमीटर में हम बात करें तो लगभग 164 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये ब्रिज होगा और कितने बड़े इलाके से ये जाएगा। समुद्र से लेकर ये लैंड तक के बहुत सारे बड़े एरियाज को कनेक्ट करता हुआ जाता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने बहुत ही क्विकली अपने रेलवे सिस्टम, अपने एयरपोर्ट, अपने हाईवेज बनाए हैं। जैसे कि 2020 तक चाइना ने दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम बना डाली थी। चाइना का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क जो है वो लगभग 38,000 किलोमीटर लंबा है, जबकि अमेरिका के पास हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क या बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी मौजूद नहीं है। आप सोच सकते हैं चाइना दुनिया का 38,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, अपना हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बना चुका है, जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, दुनिया की सबसे एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमी के पास अभी भी हाई स्पीड रेलवे की कमी है। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमेरिका ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया है, पर चाइना का रोड नेटवर्क अमेरिका के रोड नेटवर्क से, चाइना का रेलवे नेटवर्क अमेरिका के रेलवे नेटवर्क से ज्यादा एडवांस है। यानी अगर बात हम ट्रांसपोर्ट की करें, लॉजिस्टिक की करें, तो चाइना इसके अंदर लीड कर रहा है। तो इसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाइना ने 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के अंदर वर्ल्ड लीडरशिप हासिल कर ली है।
हुआवेई, अलीबाबा जैसी कंपनीज ने ग्लोबल इंपैक्ट चाइना के लिए क्रिएट किया है। हुआवेई ने 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा काम किया चाइना के लिए और इससे दुनिया भर के लोगों को कनेक्टिविटी भी मिल रही है। चाइना ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफी प्रोग्रेस की है, जैसे कि टियांगोंग स्पेस स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट चाइना कर रहा है, अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश चाइना कर रहा है। पर अमेरिका टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और अमेरिका तो एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। टेक्नोलॉजी के केस के अंदर अमेरिका दुनिया की कैपिटल माना जाता है, सिलिकॉन वैली वहीं पर मौजूद है। गूगल, अमेज़न, टेस्ला, ये सभी कंपनीज अमेरिका ने ही बनाई हैं। अगर हम अमेरिका भी टेक इनोवेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसको अगर हम देखें तो चाइना के मुकाबले अमेरिका या अमेरिका के मुकाबले चाइना टेक्नोलॉजी के केस में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि दोनों कंट्रीज, अमेरिका की टेक्नोलॉजी और चाइना की जो हार्डवेयर है, वो एक दूसरे के साथ अगर अलाइन हो जाए तो दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर बढ़ सकता है। अगर इसके बाद हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें चाइना और अमेरिका के बीच में, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना ने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बना लिया है अपने आप को और 2023 तक चाइना 1300 गीगावाट के आसपास सोलर एनर्जी एस्टेब्लिश कर चुका था। अमेरिका का फिगर अभी सोलर एनर्जी को लेकर चाइना के मुकाबले बहुत कम है। चाइना में 1300 गीगावाट सोलर एनर्जी, अमेरिका के पास अभी सिर्फ 300 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की ही कैपेसिटी है। लेकिन अमेरिका भी विंड और सोलर एनर्जी पर आज फोकस कर रहा है। चाइना ने कोल एनर्जी पर भी अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की कोशिश की है और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना के एनर्जी कंजम्पशन की, तो चाइना का एनर्जी कंजम्पशन अमेरिका के एनर्जी कंजम्पशन से डबल है। और ऑब्वियसली वो होगा ही क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा आपकी आबादी होगी उतनी ही ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम भी करोगे, जितनी ज्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ही ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम करोगे। दैट इज वाई चाइना इस सेक्टर के अंदर अमेरिका से आगे है, अमेरिका को लीड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना के कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में, तो थोड़ा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के पास है हॉलीवुड, जो कि हॉलीवुड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पूरा अमेरिका का ग्लोबल कल्चर क्रिएट करता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट अमेरिका का हॉलीवुड जो है वो डालता है। पर चाइना भी अपनी सॉफ्ट पावर को धीरे धीरे प्रमोट कर रहा है। चाइना भी अपने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और ग्लोबल मीडिया नेटवर्क को एस्टेब्लिश करके पूरी दुनिया के ऊपर अपनी सॉफ्ट पावर या कल्चरल इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और मीडिया इन्फ्लुएंस दोनों कंट्रीज की ग्लोबल स्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज सिनेमा जैसे कि क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन ने भी इंटरनेशनल ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया। बट स्टिल अमेरिका इस कल्चरल इन्फ्लुएंस में चाइना से बहुत ज्यादा स्टेप्स आगे है। चाइना को अभी बहुत मेहनत करनी होगी इस सेक्टर के अंदर अमेरिका से आगे निकलने के लिए। अमेरिका की जो हॉलीवुड की फिल्में हैं जो इंग्लिश भाषा के अंदर बनती हैं, वो दुनिया भर की कंट्रीज के अंदर देखी जाती हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जबकि चाइना की मैंड्रिन लैंग्वेज को ये स्टेटस हासिल करने में एक बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो यहां पर अमेरिका चाइना से आगे निकल जाता है। वहीं अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें अमेरिका और चाइना के अपनी आसपास की कंट्रीज के साथ, तो अमेरिका का ग्लोबल प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये नेटो जैसे अलायंसेस के थ्रू अपने पार्टनर्स को सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा क्वेड हो गया, ओकस हो गया, अमेरिका इन सब के अंदर एक लीडिंग कंट्री है। चाइना ने भी अपने फॉरेन रिलेशंस को काफी एनहेंस किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट के जरिए। चाइना ने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए हैं जैसे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इसका मतलब है कि चाइना ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब एक मेजर प्लेयर बन रहा है। बट स्टिल अमेरिका की वर्ल्ड हेजेमनी, अमेरिका के फॉरेन रिलेशन, अमेरिका के अपने आसपास के देशों के ऊपर इन्फ्लुएंस चाइना के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जबकि चाइना के नेबरहुड में अगर हम देखें तो साउथ कोरिया से चाइना की नहीं बनती है, जापान से चाइना की नहीं बनती है, ताइवान के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं है, फिलीपाइंस के साथ, वियतनाम के साथ। चाइना साउथ चाइना सी में जितना अपने आप को असर्ट कर रहा है उतनी ही फॉरेन रिलेशंस के आसपास की कंट्रीज के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। जबकि चाइना और पाकिस्तान, चाइना और रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया ये एक नई एक्सिस को लेकर फॉरेन रिलेशंस के अंदर नया स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉरेन रिलेशंस के अंदर हम किसी को भी जीत और किसी को भी हारा हुआ नहीं कह सकते हैं, यहां पर एक टाई जैसी सिचुएशन है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में अमेरिका एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां पर इलेक्शंस होते हैं और लोगों की चॉइसेस की वैल्यू है। जबकि चाइना एक सिंगल पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिकन स्टेट है जहां कम्युनिस्ट पार्टी का इकलौता रूल है। नाम नाम के इलेक्शंस होते हैं, यहां पर लोगों को डेमोक्रेटिक हक मौजूद नहीं है। ये दोनों सिस्टम अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ आते हैं। अमेरिका में फ्रीडम और डेमोक्रेसी का एम्फेसिस है, जबकि चाइना में स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है।
दोनों कंट्रीज के अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस हैं और ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्ट्री का भी खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।